स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भारत में पिछले कुछ सालों से जो जन आंदोलन है उनका कैरेक्टर पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले आंदोलन शुरू होते थे गलियों में और खत्म होते थे धीरे धीरे पहुंचकर जंतर मंतर पर, लेकिन अब आंदोलन शुरू होते हैं सीधे नेशनल हाईवे पर और उसे महीनों तक बंधक बनाकर रखते हैं। पहले मांगे स्थानीय होती थीं, अब सीधे ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करती हैं। तो क्या यह सब स्वतः हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट काम कर रही है? दोस्तों, यही सोचकर आप गृह मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। भारत सरकार ने आंदोलनों का पोस्टमार्टम करने का मन बना लिया है। 1947 के बाद से और मुख्यतः 1974 के बाद से इस देश में हुए सभी बड़े आंदोलन, जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा मांगा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से। सरकार एक प्रोटेस्ट प्लेबुक तैयार कर रही है और साथ ही साथ आज के सेशन में अब हम गहराई से समझेंगे यह SOP है क्या और क्या कारण है कि इसे भविष्य में होने वाले आंदोलनों के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले आसान भाषा में इस न्यूज को समझते हैं। न्यूज यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक निर्देश दिया है BPRND को, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और एक काम यह सौंपा गया है उसे कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1974 के बाद से जितने भी बड़े मास एजिटेशंस हुए हैं, जन आंदोलन और दंगे हुए हैं, उन सब का विस्तृत डेटा मांगा गया है। इस डेटा में क्या क्या मांगा गया है? इस डेटा में मांगा गया है कि आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। दूसरी बड़ी बात, वह आंदोलन अचानक शुरू हुआ या उसकी तैयारी पहले से की गई थी। तीसरा, पुलिस का रिस्पॉन्स क्या था। चौथा और सबसे अहम प्रश्न कि क्या इन आंदोलनों में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित स्वार्थ काम कर रहे थे। और इसी तरह से 17 प्रश्नों की सूची है। साथियों, इस पूरे डेटा का उपयोग एक नेशनल SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए किया जाएगा। यानी कि भविष्य में जब भी कोई भीड़ इकट्ठा होगी तो पुलिस को इंप्रोवाइज नहीं करना पड़ेगा। पुलिस के पास एक प्लेबुक होगी और कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, पुलिस को बस उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि 1974 को ही क्यों चुना गया? 1974 ऐसा क्या है 1974 में? देखिए, 1974 भारत के जनमानस के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट था जिसने पूरी सत्ता को हिला दिया था। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन होता है जिसकी शुरुआत एक हॉस्टल में मेस का बिल बढ़ने से हुई थी और देखते देखते इस नवनिर्माण आंदोलन ने पूरी गुजरात की सरकार गिरा दी थी। JP का आंदोलन होता है जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो जनता आती है का नारा दिया था और इस आंदोलन की कोख से भारत के बड़े बड़े समाजवादी नेता निकलते हैं। तीसरा, रेलवे स्ट्राइक भी 74 में होती है जब जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में वो हड़ताल हुई जिसने पूरे देश की रफ्तार को रोक दिया था। सरकार यह समझना चाहती है कि 1974 के वो जो आंदोलन हुए थे, जहां लोग झोला लेकर आते थे, मांगों को लेकर के निकलते थे, और आज जो हाईटेक आंदोलन है, इनमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना अलगाव है, और महत्वपूर्ण रूप से क्या इन आंदोलनों में भी वही आदर्शवादिता है या ये आंदोलन सिर्फ रिजीम चेंज करने के लिए किए जा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन करने के लिए किए जा रहे हैं। सरकार पुराने पैटर्न को समझकर भविष्य की रणनीति तैयार करना चाह रही है। महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो भारत में आंदोलनों का इतिहास 74 के बाद 90, जब मंडल आयोग को लेकर के बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, भारत में OBC रिजर्वेशन आता है और बड़ा इस विरोध प्रदर्शन के बाद और मंडल आयोग के बाद जो भारत की स्थितियां बदलती हैं, एक नया भारत ही तैयार होता है। 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 2020 में किसान आंदोलन हुआ जिसमें सीमाओं पर 378 दिनों तक गतिरोध रहा। मामला दिल्ली लाल किला तक पहुंचा और
अब 2025 में एसओपी तैयार की जा रही है। अब आ रहे हैं हम इसके सबसे विवादास्पद और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। जो सरकार जानना चाहती है वह यह है कि इन आंदोलनों का पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कैसे हो रही है। दोस्तों, आधुनिक आंदोलन जो भी हैं उनके चेहरे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो महीनों तक हजारों लोगों का खाना, पक्के टेंट, वाईफाई और बिजली की व्यवस्था आखिर होती कैसे है। अगर कोई स्पॉन्टेनियस आंदोलन है तो इतना बड़ा फंडिंग कहां से आता है। दूसरा, नैरेटिव बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ट्विटर पर, एक्स पर, जिसे हम आज एक्स कहते हैं, अचानक हजारों बॉट अकाउंट सक्रिय हो जाते हैं और सपोर्ट में आ जाते हैं। अगर ग्लोबल टूल किट का नजरिया देखें तो आपको याद होंगी ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने एक टूल किट का इस्तेमाल किया था कि कैसे विदेशों में बैठे हुए लोग यह तय करते थे कि भारत के किस शहर से कौन सा टैग कब ट्रेंड करेगा, कौन सा हैशटैग कब ट्रेंड करेगा। यहीं पर उदय होता है डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट, जो भारत सरकार के लिए आज बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है। सरकार का मानना यह है कि कुछ बाहरी ताकतें जैसे कि एनजीओज हैं, विदेशी संस्थाएं हैं और लॉबिस्ट हैं, ये भारत की प्रगति को रोकने के लिए देश में अनार्की यानी अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जब एक नेशनल हाईवे 6 महीने के लिए बंद होता है तो देश को हजारों करोड़ का नुकसान होता है और इस तरीके से यह एक इकोनॉमिक वॉरफेयर भी होता है। बीपीआरएनडी इसी इकोसिस्टम को ट्रैक करने के लिए राज्यों से रिकॉर्ड मांग रही है। यही आरोप डीप स्टेट का बार बार सरकार की ओर से लगाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि भारत सरकार जो करने जा रही है, क्या यह कोई अनोखा कदम है या दुनिया में भी ऐसा होता है। तो देखिए, कनाडा की बात करें, आपको याद होगा एक फ्रीडम कन्वॉय का मामला हुआ था जब ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा की राजधानी को ठप कर दिया था। तो उदारवादी कहे जाने वाले उस समय के कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी लगाई थी, प्रदर्शनकारियों के बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिए थे। इसी प्रकार से फ्रांस की बात करें, जब वहां पर येलो वेस्ट मूवमेंट हो रहा था तो वहां के दंगों पर सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी नई एसओपीज लागू कर दी थी। इसी प्रकार अमेरिका की बात करें, कैपिटल हिल हिंसा याद होगी, जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, तब 6 जनवरी की यह घटना थी। उसके बाद अमेरिका ने अपने पूरे सुरक्षा मैनुअल को ही बदल दिया। तो यानी पूरी दुनिया अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही है कि राइट टू प्रोटेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक बहुत थिन लाइन है, एक बहुत बारीक रेखा है, जिसको लांघना और लांघने देना देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत घातक हो सकता है। हालांकि भारत में यह मुद्दा कुछ संवैधानिक प्रावधानों से भी गुजरेगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 का 1A और B, जो कि हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार देता है, जिसके माध्यम से हम लोकतांत्रिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यहां पर यह याद रखना आवश्यक है कि इन्हीं के लिए अनुच्छेद 19 2 से 6 तक प्रतिबंध भी दिए गए हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रभुता और अखंडता की भी रक्षा करनी होगी। इसके अंतर्गत ही आपको अभिव्यक्ति की, सभा बुलाने की, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। तो ये एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, कंडीशनल है, इनकी शर्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके की पूर्वतः इन सूक्ष्म सीमाओं को स्थापित किया कि विरोध का अधिकार पूर्ण नहीं है, फिर भी प्रतिबंध आनुपातिक और आवश्यक होने ही चाहिए। तो साथियों, सवाल यह उठता है कि क्या यह एसओपी लोकतंत्र के लिए खतरा होगी। इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहली चीज, यह एसओपी पुलिस को हिंसक भीड़ को रोकने और निर्दोष नागरिकों के राइट टू मूवमेंट की रक्षा करने में मदद कर सकती है, और अगर यह एसओपी ऐसा करती है तो यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन अगर वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम पर सरकार हर जायज मांग और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने लगेगी तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर हमला होगा। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें बोलने और विरोध करने की आजादी देता है, लेकिन कोई आजादी एब्सोल्यूट नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस प्रोपोर्शनल और रीजनेबल होने आवश्यक हैं। मेरा सवाल आपसे भी है, आपको क्या लगता है कि आंदोलनों के पीछे सच में कोई विदेशी हाथ या डीप स्टेट काम करता है? भारत के आंदोलनों के संदर्भ में इसको विचार करके आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। और क्या आप मानते हैं कि सरकार का यह कदम
भारत में भविष्य में होने वाले डीप स्टेट एक्टर्स के एक्शन को कंट्रोल करने में मदद करेगा, या फिर आप मानते हैं कि यह विरोध प्रदर्शनों, सरकार से असंतुष्टि को दबाने का एक नया हथियार सरकार डेवलप कर रही है? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह नागरिक सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता और आपके देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ सारी एनालिसिस भी आपको यहां पर प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 से 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि हमारा दिसंबर इवनिंग बैच शुरू हो रहा है, जिसे हम प्रतिज्ञा प्लस बैच कहते हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच P2I बैच होता है, जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है, जिसमें 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटोरशिप, सब कुछ इंक्लूडेड होगा, जिसमें आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण क्या है, दिसंबर की सेल, सबसे ईयर एंड सेल और साल की सबसे बड़ी सेल आ गई है, जिसमें आपको 50% ऑफ पूरी फीस में दिया जा रहा है। साथ ही साथ डबल वैलिडिटी दी जा रही है, यानी कि 2027 के बैच की भी डबल वैलिडिटी, 28 के बैच की भी डबल वैलिडिटी। तो जो आपको कोर्स 18 महीने के लिए मिलता था, वो 36 महीने के लिए आधी फीस में मिल रहा है। तो यहां पर यह बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और बड़ी छूट है, इसका लाभ जरूर लीजिए अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो। महत्वपूर्ण यह है कि यह फीस का डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिलाता है। इस कोर्स की सारी विशेषताएं जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इसके लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं, या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के इसकी डिटेल्स प्लस डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। ये कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश और यह कोड सारे कोर्सेज पर लागू होगा, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, इंग्लिश का हो, या फिर ऑप्शनल का हो, या जुडिशरी या स्टेट PCS का हो, सब कोर्सेज पर यह कोड लागू होगा। इसलिए इस कोड को याद रखिएगा, पीके लाइव, इसको जरूर लगाइएगा। ध्यान रखिएगा कि यह सारी छूट आपको 31 दिसंबर तक मिल रही है, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।